रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, हयातियाती दर्जाबंदी। लास्ट हमने अभी तक जो लेक्चर्स देखे उसमें हमने किंगडम मोनेरा देखे थे। नाउ आज हम जो देखने वाले हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है हम उसको आज समझने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय किंगडम प्रोटिस्टा। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जितने भी जानदार हैं उन जानदारों को विक्टर ने क्या किया, 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया और उन किंगडम को उसने उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की बेसिस पे उनको सेपरेट किया। तो मोनेरा के अंदर हमने देखा था कि जो जितने भी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स है वो सारे के सारे कहाँ चले गए, किंगडम मोनेरा में। नाउ बच्चों, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा में है कि जितने भी यककल्वी यूकैरियोट्स है किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, जितने भी एक कल्वी प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स है उसको उन्होंने कहां पर रखा है, प्रोटिस्टा के तहत। किंगडम यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि यूकैरियोट्स मीन्स वो सेल जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस। उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस, या उनको ये कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या होता है उनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जिन सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन सेल से बनने वाले जितने भी जानदार होते हैं उनको कहा जाता है यूकैरियोट्स। उनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोट्स। तो यहाँ बहुत सिंपल याद रखना है कि वो जानदार जो यूकैरियोट है, बट यूकैरियोट में भी कैसे है, एक और कंसेप्ट मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि जो यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में। एक है सिंगल सेल मतलब यककल्वी, और दूसरा जो ग्रुप डिवाइड है वो है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट मतलब कसीर खलवी, जो एक से ज्यादा खलिए से बने हुए हैं। तो यहाँ 2 चीजें याद रखना। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है सिंगल सेल यानी यककल्वी यूकैरियोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, यककल्वी यूकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है। नाउ इस जो किंगडम है, इस किंगडम के अंदर जितने भी यककल्वी यूकैरियोट्स को रख दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस किंगडम की हुदूद क्या होंगी, यानी इसमें कहाँ तक जानदारों को आप ऐड करते रहेंगे, क्यों कौन से जानदार रहेंगे, कौन कौन से नहीं रहेंगे, तो ये हुदूद का तयन ठीक तरह से नहीं हो पाया है। तो आज भी ये हुदूद डिसाइड नहीं है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आएंगे, बट इसमें एक ब्रॉड कंसेप्ट में कहा जाता है कि इसमें वो सारे यककल्वी जानदार आ जाएंगे, वो सारे यककल्वी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ जाएंगे। फिर अब अगर आप ये देखिए कि जब 2 लोग देख रहे हैं, एक वो है जो बायोलॉजिस्ट है और एक आम इंसान है, तो वो किस तरह से इनको देखेगा। तो एक माहिर हयातियात जो होता है, जो बायोलॉजिस्ट होता है, वो क्या करता है, उस प्रोटिस्ट को किस नजर से देखता है, उस प्रोटिस्ट को देखता है कि उसके अंदर हो रहा है जियाई तालीफ वाला। उस प्रोटिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जियाई तालीफ, यानी उसके अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की मदद से वो अपनी ग़िज़ा बना रहा है। तो वो उसको उस एंगल से देखेगा। लेकिन एक आम इंसान उसको क्या बोलेगा कि ये एक तो पौधा है। आम इंसान उसको क्या बोलेगा, ये पौधा है। मतलब हम कई जगह पर आप जाते होंगे तो आप देखते हैं कि वहाँ वो आपको पौधे की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में वो पौधा नहीं है, वो पौधे की एक मिलती जुलती शक्ल है, वो प्रोटिस्टा है। तो अक्सर ये होता है कि जब एक बायोलॉजिस्ट देखेगा तो उसका देखने का एंगल कुछ और रहेगा, और एक आम इंसान जब देखेगा तो उसका देखने का एंगल कुछ और रहेगा। तो ये बात को याद रखिए कि माहिर हयातिया जब प्रोटिस्ट को देखता है तो उसको मालूम होता है कि इसके अंदर कौन सा अमल हो रहा है, जियाए तालीफ का, इसलिए उसको बोलता है जियाए तालीफ वाला प्रोटिस्ट। नाउ बच्चों, एक और चीज जिसको याद रखना है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें किसको कौन कौन से ग्रुप्स को रखा गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइस्ट, दूसरे आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा आता है यूग्लिनोइड्स, चौथा आता है स्लाइम मोल्ड्स, और पांचवा आता है प्रोटोजोआस। तो यहाँ बहुत बेसिक याद रखना है कि 5 ग्रुप के अंदर प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है, लेकिन इसकी लिमिट अभी भी डिसाइडेड
नहीं, अभी तक तय नहीं है इसकी हद कितनी होंगी, ये भी बताया नहीं गया, लेकिन इसमें 5 जो ग्रुप आ रहे हैं उसको याद रखना है आपको। एक है क्राइसोफाइस्ट, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, चौथा है स्लाइम मोल्स और पांचवा है प्रोटोजोआस। इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ बच्चों, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं तो ये कहाँ होते हैं? तो प्रोटिस्टा, ये ये जो प्रोटिस्टा है तो ये बुनियादी तौर पे कैसे होते हैं? आबी होते हैं। यानी बुनियादी तौर पर ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पानी के अंदर। ये पानी के अंदर रहते हैं। दूसरा, पौधों, जानवरों और फंजाई से मुतालिक किंगडम से इस किंगडम के मेम्ब्रान के दरमियान में ताल्लुक पैदा करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? जो पौधे हैं यानी प्लांट्स है, जो जानवर हैं यानी जो एनिमल्स, और तीसरा है फंजाई, तो इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में जो ताल्लुक है, वो पैदा करने का काम कौन करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। फिर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स है, और यूकैरियोट्स होने की वजह से इनके जो खलिए हैं, इनके जो सेल हैं, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा नुमाया मरकजा, यानी आपको वहां पर साफ साफ न्यूक्लियस दिखाई देगा, मरकजा आपको वहां दिखाई देगा। और झिल्लियों से घिरे दिगर ऑर्गेनल्स होंगे, यानी वहां पर झिल्लियों से घिरे हुए ऑर्गेनल्स होंगे कि मतलब क्या? वहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो, इसी तरह से वहां पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगी, है ना। ये सारे जो ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो सारे आपको वहां पर दिखाई देंगे उस सेल के अंदर। फिर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनमें फ्लाजेला होता है। क्या होता है उनमें? फ्लाजेला। या कुछ में क्या होता है? सीलिया होता है। तो फ्लाजेला और सीलिया क्या है? तो आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने ये सीलिया भी और फ्लाजेला भी पढ़ाया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखिए, आपका कंसेप्ट वहां पर और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि उनमें क्या होता है? फ्लाजेला होता है और कुछ में सीलिया होता है। फ्लाजेला का मकसद क्या होता है? फ्लाजेला का मकसद बेसिकली होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि बंदर की दुम होती है, या चूहे की दुम होती है, या छिपकली की दुम होती है, तो बेसिकली ये दुम क्या करती है? ये दुम मूवमेंट करने में हेल्प करती है। दुम क्या करती है? ये मूवमेंट करने में हेल्प करती है, टर्न लेने में हेल्प करती है। तो ये फ्लाजेला है। दूसरा सीलिया क्या है? सीलिया बेसिकली छोटे छोटे तो ऑर्गेनल होते हैं जो उसको चिपकने में मदद करता है, यानी पत्थर के ऊपर चिपक गए, है ना, किसी पानी से बह रहे थे तो किसी जगह पे वो जाके चिपक जाते हैं। तो ये जो चिपकने के लिए इनके पास क्या है? सीलिया है। तो दो चीजें याद रखना कि जो प्रोटिस्टा है उनके पास क्या होती है? एक उनके पास होता है फ्लाजेला जिसके जरिए वो मूवमेंट करेंगे, और सीलिया जिसके जरिए वो चिपक जाएंगे। प्रोटिस्टा में इनके पास भी तौलीद अमल होता है। प्रोटिस्टा में भी क्या होता है? तौलीद। और ये तौलीद दोनों तरह से होती है। गैर जिनसी तौलीद, यानी वहां पर कोई क्या बोलेंगे, सेल जो सेक्स सेल होते हैं या जर्म सेल होते हैं उनकी नीड नहीं पड़ती, बल्कि वो गैर जिनसी यानी 1 से 2, 2 से 4 बडिंग फीचर के जरिए वो 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है? खलियों के मिलाप से यानी एग और स्पर्म सेल, इनके मिलाप से जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनाकर जब ये अमल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिनसी तौलीद। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा है उनके अंदर जो तौलीद का अमल है वो दो तरह से होता है। वो जिनसी भी होता है और गैर जिनसी तौलीद का अमल भी इनके अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, पहली चीज कि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आबी होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, वाटर में होते हैं। दूसरी चीज, इनका जो ताल्लुक है ये बाकी के सारे यूकैरियोट्स यानी प्लांट से, एनिमल से, फंजाई से भी होता है, या उनके दरमियान ये रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनके दरमियान में ताल्लुक पैदा करते हैं। इसी तरह से जो यूकैरियोट्स है उनके जितने भी सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं। फिर चौथी चीज जो याद रखना है वो कि जो प्रोटिस्टा है उसमें फ्लाजेला भी होगा और उसमें सीलिया भी होगा। फ्लाजेला की वजह से मूवमेंट करेंगे, सीलिया की वजह से कहीं चिपक जाएंगे। और लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा है उनके अंदर तौलीद का अमल होता है। तो कुछ के अंदर तौलीद का अमल जिनसी होता है, कुछ के अंदर तौलीद का अमल गैर जिनसी होता है। नाउ बच्चों, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है, हम एक एक किंगडम प्रोटिस्टा के जो ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्राइसोफाइस्ट। सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है? क्राइसोफाइस्ट। क्राइसोफाइस्ट जो होते हैं इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट
जानदार आते हैं, उनमें से एक है डायटोम्स और दूसरा है सुनहरी अलगी या डेस्मिस। इस ग्रुप के तहत जो आते हैं वो कौन है? डायटोम्स और सुनहरी अलगी। डायटोम्स और सुनहरी अलगी आप लोगों ने ना अक्सर पानी के अंदर देखा होगा। ये देखिए मैंने नीचे डायग्राम ऐड किया ताकि आपको याद रहे। तो पानी के अंदर जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये पौधे हैं, है ना। हम उसको जब देखते हैं तो हमको क्या लगता है? ये पानी के अंदर के झाड़ है। बेसिकली वो झाड़ नहीं, वो क्या है? वो प्रोटिस्टा है। तो वो क्या है? प्रोटिस्टा। तो आम इंसान जब देखेगा तो उसको क्या बोलेगा? वो पौधा बोलेगा। लेकिन जब एक बायोलॉजिस्ट देखता है तो उसको मालूम होता है कि ये क्या है? प्रोटिस्टा है। तो डायटोम्स। इसी तरह से सुनहरी अलगी भी होते हैं। बेसिकली ये जो क्राइसोफाइस्ट है, ये जो क्राइसोफाइस्ट है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो क्राइसोफाइस्ट ये मीठे पानी में या समुद्री पानी में पाए जाते हैं। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये खुर्दबीनी। ये कैसे होता है? ये खुर्दबीनी और पानी में मजहूली तौर पर तैरते हैं। बेसिकली ये कैसे है? खुर्दबीनी। अगर आप इनको लेकर जाएंगे तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा? इनको खुर्दबीन के अंदर देखना पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप पानी के अंदर देखेंगे तो ये कैसे होते हैं? मजहूली, यानी ये एक कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक जमात के साथ होते हैं। एक जगह बहुत सारे डायटोम्स एक साथ जमा होंगे तभी हमको वो पूरा पानी के अंदर दिखाई देते हैं। तो जहां पर आपको इस तरह के डायटोम्स या हरा हरा दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ जगह पे पानी के अंदर ये पूरा छोटा छोटे 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 डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कुछ जगह पर इनकी बड़ी बड़ी लेयर बनने वाली होंगी, बड़ी बड़ी परतें इनकी बनी हुई होंगी। तो दो तरह से ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक तो ये अलग अलग भी रहते हैं और एक जगह ये मजहूली कलेक्टिवली भी अपनी लाइफ को गुजारते हैं। अक्सर इनमें आपको देखने को मिलेगा जियाई तालीफ। क्या देखने को मिलेगा? जियाई तालीफ का अमल। जियाई तालीफ का अमल का मतलब क्या होता है? जियाई तालीफ का मतलब ये होता है कि इनकी जो जिंदगी है वो ऑटोट्रॉफिक है। कैसी है इनकी जिंदगी? ऑटोट्रॉफिक। मतलब ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो सूरज की रोशनी की मदद से ये अपने अंदर जो अमल करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे और इस फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से इनकी खुद की अपनी ग़िज़ा बनेगी। तो ये जो ज़ियाई तालीफ ये अमल करते हैं तो बेसिकली क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो ये कैसे है? ऑटोट्रॉफिक। ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स की अगर खलवी दीवार की बात करें तो इनकी जो खलवी दीवारें होती है वो साबुनदानी की तरह होती है। साबुनदानी देखे होंगे ना आपने, इस तरह से एक के ऊपर एक कवर होता है और बीच में क्या होती है? साबुन रखी होती है। तो साबुनदानी की तरह होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए पतले खौल बनाते हैं। यानी एक के ऊपर ये क्या बनाते हैं? खौल बनाते हैं, जैसे जिस तरह से साबुनदानी के ऊपर होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि इनकी जो दीवारें हैं उनमें क्या होता है? सिलिका। इनमें जो दीवारें होती है उनमें क्या होता है? सिलिका। और इस सिलिका की वजह से ये टूटते नहीं है। उस सिलिका की वजह से ये कभी भी क्या नहीं होते हैं? टूटते नहीं है। इसीलिए आप देखो कि सिलिका वगैरह अगर हासिल करना है तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है क्राइसोफाइस्ट को। और इसी वजह से अपने वक़्फ़ों में यानी जो ज़िंदगी का दौर हयात है, पैदाइश से लेके मरने तक का जो पूरा, तो ये इस वजह से अपने वक़्फ़ों में अपने आसार बड़ी तादाद में छोड़ जाते हैं। एक तो ये टूटने वाले नहीं है। अगर ये टूटने वाले नहीं है तो क्यों नहीं टूट रहे? तो सिलिका की वजह से। नतीजे में क्या होगा कि जब ये सिलिका की वजह से नहीं टूटेंगे तो ये कई दिनों तक जिंदा रहेंगे। लेकिन जब ये मरेंगे तब भी, क्योंकि सिलिका इनके बॉडी में, सिलिका बॉडी को कोई टूट फूट नहीं होने वाली, तो वहां पर वो आसार छोड़ जाते हैं। नहीं मालूम पड़ेगा कि यार यहाँ पर डायटोम्स थे। क्यों? क्योंकि इनका जमा कुचा वहां पर मौजूद होगा। करोड़ों सालों में जमा होने वाले, ये क्या होते हैं? करोड़ों सालों में जमा हुए इनके जो आसार होते हैं यानी जो क्राइसोफाइट्स है, डायटोम्स है, अगर ये मर जाते हैं कई सालों के बाद तो इनसे जो आसार मिलेंगे, इनका जो बचा कुचा जो फॉसिल्स हमको मिलेगा, तो उसको कहा जाता है डायएटमी मिट्टी। क्या कहा जाता है उसको? डायएटमी मिट्टी या डायटोमियस अर्थ। क्या कहा जाता है? डायटोमेशियस अर्थ। तो यहाँ पर याद रखना है कि बहुत बड़ा मतलब कंसेप्ट आता है कि अचानक में एक जानदार था, कई दिनों के बाद मरने के बाद वो क्या बना देता है? मिट्टी बना देता है। तो उसको कहा जाता है डायटोमिशियस अर्थ। और इसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है, बहुत सारे कामों में किया जाता है। और क्योंकि ये सख्त है और सख्त होने की वजह से इनका इस्तेमाल पॉलिशिंग, तेल और अर्क की तकदीर में होता है। अक्सर आपने देखे होंगे कि ग्रीन कलर के पत्थर होते हैं, हरे कलर के पत्थर, बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट टाइप के पत्थर होते हैं। तो ये जो पत्थर हम देखते हैं ना, ये कई सालों के पुराने, बेसिकली ये क्या थे? डायटोम्स थे। ठीक है। डायटोम्स समंदर की
खास पैदावार माने जाते हैं। और ये जो डायटोम्स होते हैं समंदर की खास पैदावार। तो हम भी सोच सकते हैं कि आज से पहले कई जमाना पहले समंदर की जो लेवल थी वो कहाँ थी। कुछ जगह पे पहले पानी जमा होता था, आज वहां पर लोग रहने के लिए आ गए। कुछ जगह पे पानी बहुत ज्यादा समंदर, तो आप वहां पर आप जब आप वहां पर गड्ढे खोदते हैं तो आप वहां पर आपको बहुत सारे ना मतलब पत्थर देखने को मिलते हैं इस तरह के। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी समंदरी जो कभी समुंदरी इलाका था और आज वो समंदरी इलाके को अगर आप घर वगैरह या लोगों के रहने के लिए अगर बनाने लगे तो वहां पर इस तरह की चीजें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कौन, क्राइसोफाइस्ट ना। दूसरा जो ग्रुप है बच्चों वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। दूसरा ग्रुप जो है वो क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये जानदार, ये उज़ू ये अक्सर समंदरी या जियाई तालीफ करने वाले होते हैं। तो अक्सर ये सारे के सारे या तो समंदरी होंगे और दूसरी चीज जो इनके अंदर होगी वो जियाई तालीफ, जो मैंने पहले भी कहा फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स भी कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ, अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इनके खलियों में खास पिगमेंट्स, इनके खलियों में क्या होते हैं, खास पिगमेंट्स मौजूदगी होती है। और ये पिगमेंट जो होते हैं उसकी वजह से ये पीले, हरे या भूरे, नीले या सुर्ख रंग के क्या होते हैं, नजर आते हैं। इनकी खलियों की बैरूनी सतह पर सेल्यूलोज, इनकी जो खलिये की सतह है उसके ऊपर क्या होता है, सेल्यूलोज। जैसा हमने वहां कहा कि जो डायटोम्स होते हैं, डायटोम्स, तो डायटोम्स या क्राइसोफाइट्स के पास क्या होता है, सिलिका, वहां क्या होता है, सिलिका। वैसे ही ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है उनके पास क्या होती है, इनके पास होती है सेल्यूलोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अक्सरियत में दो फ्लैजिला होते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो जितने भी प्रोटिस्टा है उनके पास क्या होता है, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्यों होता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें दो फ्लैजेला होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो क्या है, दो फ्लैजेला। एक तुलुल बलदी, एक जो फ्लैजेला होता है वो कैसा होता है, तुलुल बलदी। और दूसरा जो होता है वो कल्वी प्लेट्स के दरमियान की खांचे में बगली होता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये हो गया तुलुल बलदी। और ये जो है, ये जो हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो कैसा है, कल्वी प्लेट्स के दरमियान की खांचे में, और वो भी कैसा है, बगली, यानी बगल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उनके अंदर दो फ्लैजिला है। एक फ्लैजिला कैसा है, तुलुल बलदी, यानी ऊपर से नीचे तक है। और दूसरा जो है वो खलवी प्लेट्स के दरमियान में है, बगली साइड में है। अक्सर सुर्ख डाइनोफ्लैजिलेट्स तादाद में इतनी तेजी से बढ़ते हैं। जो सुर्ख फ्लैजिलेट्स होते हैं वो तादाद में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब इनकी तेजी से बढ़ने से क्या होता है, जो समंदर का पानी है वो क्या हो जाता है, सुर्ख नजर आने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम सुर्ख लहरें भी कहते हैं। तो अक्सर कई समंदरों में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेगी। तो बेसिकली वहां होता क्या है, वहां पर होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स और उनकी तादाद अचानक में बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो उसकी एग्जाम्पल है गोनियालिक्स। उसकी एग्जाम्पल कौन है, गोनियालिक्स। इसको याद रखना कि गोनियालिक्स ये सुर्ख पिगमेंट बनाते हैं। और सुर्ख पिगमेंट बनाने की वजह से समंदर का पानी कैसा हो जाता है, सुर्ख यानी लाल हो जाता है। तो इसको याद रखिए, डायनोफ्लैजिलेट्स की एक एग्जाम्पल, डायनोफ्लैजिलेट्स की एक एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, गोनियालिक्स। क्या याद रखना है, गोनियालिक्स। और ये गोनियालिक्स पर क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, हर जगह ये देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको याद रखना है। इतनी बड़ी मिकदार में निकलने वाले जहर, यानी अब ये इतना जो पिगमेंट निकलेगा अगर ये जहरीला है, इतनी बड़ी मिकदार में निकलने वाले जहरीले मादे से समुद्री जानवर मसलन मछली वगैरह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि समंदरों में अक्सर इस तरह के छिड़काव वगैरह किए जाते हैं जहां पर मछली पालन किया जाता है, यहाँ पर जहां पर मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है, मछलियों को पालते, तो वहां पर डायनोफ्लैजिलेट्स की ग्रोथ को रोका जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए उन डायनोफ्लैजिलेट्स को किल किया जाता है। ठीक है, तो अक्सर देखेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से बहुत सारी मछलियां मर जाती है, या वो जो भी डैम था वहां पर बहुत सारी मछलियां मर गई। क्यों मर गई, तो मालूम पड़ा कि वो गोनियालिक्स की वहां पर ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो फिर बाद में उस गोनियालिक्स को वहां से क्या करते हैं, साफ करते हैं। नाउ यूग्लिनॉइड्स,
एक और है यूग्लिनॉइड्स। ये जो यूग्लिनॉइड्स है इनको हम आमतौर पे देखते रहते हैं। इनकी अक्सरियत मीठे पानी में पाई जाती है, यानी जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उनमें ये दिखाई देते हैं और ये रुके हुए पानी में रहते हैं। तो अक्सर आप अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा हाउस है या मसाजिद वगैरह में भी हाउस होते हैं, हम वहां पर भी देखते हैं, या कहीं पर और आपके होटल वगैरह में या कहीं ग्राउंड वगैरह पे जहां पर भी पानी के रुका हुआ पानी होता है वहां पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। उस पानी की पूरी सतह पर ग्रीन है, जिस तरह मैंने ये इमेज में बताया था फोटोज में। तो इस तरह से जब आपको दिखने को मिलता है तो बेसिकली ये क्या है, ये है यूग्लिनॉइड्स। क्या है ये? यूग्लिनॉइड्स। ये जो खलवी दीवार की जगह इनमें प्रोटीन्स की तह, इनमें क्या होती है, प्रोटीन की तह पेलिकल होती है, जिसकी वजह से ये लचीले होते हैं। और इसीलिए इनके पास क्योंकि प्रोटीन होता है तो इनको सिंगल सेल प्रोटीन हासिल करने के लिए भी यूग्लिनॉइड्स को यूज करते हैं। आजकल इनकी बहुत बड़ी मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में इनको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन हासिल करने के जरिए के तौर पे यूग्लिनॉइड्स को आजकल मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। तो यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो यूग्लिनॉइड्स ये कहाँ पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। और इनकी जो खलवी दीवार होती है उसके अंदर क्या क्या होती है, प्रोटीन्स। क्या होती है, प्रोटीन्स की क्या होती है वहां पर, लेयर्स। प्रोटीन्स की वहां तय होती है, लेयर होती है, जिसको क्या कहा जाता है, पेलिकल्स। क्या कहा जाता है इसको, पेलिकल्स। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक फ्लैजेला जो होता है एक लंबा और एक फ्लैजेला जो होता है वो छोटा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दो फ्लैजेला, ये एक फ्लैजेला है, दूसरा ये। एक फ्लैजेला तो बहुत लंबा है और दूसरा फ्लैजेला बहुत छोटा है। हालांकि ये सूरज की रोशनी में जियाए तारीफ कर सकते हैं, सूरज की रोशनी में क्या करते हैं, जियाए तारीफ, लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी में ये हेटेरोट्रॉप बन जाते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, जब तक सूरज की रोशनी है तब तक ये ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी चलेगी तब ये क्या बन जाते हैं, हेटेरोट्रॉप। और जब भी ये हेटेरोट्रॉप बनेंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे जो छोटे जानवर है उनका वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे और अपनी ग़िज़ा हासिल करेंगे। हैरत की बात यह है कि यूग्लिनॉइड्स वही पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो आला पौधों में मौजूद होते हैं। यानी जिस तरह से हमारे आला पौधों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो प्रोटिस्टा है, जो यूग्लिनॉइड्स है, इनके अंदर भी वो पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, चौथा जो ग्रुप है प्रोटिस्टा का वो है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये क्या है, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना कि ये क्या है, सेप्रोफाइटिक। क्या है ये, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अभी तक किसी में भी आपने ये नहीं पढ़ा, सिर्फ ये ग्रुप है स्लाइम मोड्स का जहां पर आप पढ़ रहे हैं। तो स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोड्स सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है इनके जिस्म, ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, इनके जिस्म सड़ी गली टहनियों और पत्तियों के साथ बढ़ते हैं। यानी इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो नमू है वो किसके साथ होती है, इनकी नमू होती है सड़ी गली टहनियों और सड़े गले पत्तों के साथ। यानी जो भी चीज जो सड़ने वाली है, गलने वाली है, अगर वहां पर आपको कोई जानदार देखने को मिल रहा है तो वो है स्लाइम मोल्ड्स। और ये क्या करते हैं, नामियाती मादों को अपने अंदर निगल लेते हैं। और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। किसका करते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल का ये एब्जॉर्प्शन। नामियाती मतलब ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक मादों का इस्तेमाल करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन यानी निगल लेते हैं। आम हालात में ये मजमुआ, आम हालात में कैसे होते हैं, आम हालात में ये मजमुए प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ याद रखना कि आम हालत में ये बनाएंगे प्लाज्मोडियम जो कई फीट की लंबाई का हो सकता है। और ये कितना होता है, कई फीट। आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, और इस तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों ने कई जगह पर अपने घरों के अंदर, घर के बाहर, जहां पर भी लकड़ियां सड़ रही है वहां पर आपने देखे होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर। और तो ये जो हालात है जहां पर मजमुए हैं, प्लाज्मोडियम बना रहे हैं, कई फीट तक ये लंबे हो रहे हैं, ये हालात कैसी है, ये हालात साजगार हालात है। ऐसी हालात है जहां पर ये जिंदा रह सकते हैं।
इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, इनको कोई किसी का भी न्यूट्रिएंट खाना खत्म हो जाने का या कोई आके मारेगा, इसका कोई खौफ नहीं है। लेकिन अगर ये खौफ आ जाए कि खाना खत्म होने वाला, ये जो सड़ रहा था या पूरा खत्म हो गया, तब क्या करेंगे? तो उस वक्त उनके वहां पर डेवलप हो जाएंगे, वहां पर जो हालात हो जाएंगे वो हालात कैसे हो जाएंगे? नामुवाफिक हालात, यानी ऐसे हालात जहां जहां पर अब वो जिंदा नहीं रह सकते। तो एक हालात कौन से थे? आम हालात थी, और दूसरी हालत कौन सी आ गई? नामुवाफिक हालात। तो नामुवाफिक हालात में क्या करते हैं? ये बिखर जाते हैं। क्या कहते हैं? बिखर जाते हैं। जैसा आम हालत में ही क्या थे? ये जमा थे, मजमुए की शक्ल में थे। इसी तरह से नामुवाफिक हालत में क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, और बिखर कर सिरों पर बजरे पैदा करते हैं। जैसे ये बिखरेंगे तो बिखर कर क्या करेंगे? ये बना देंगे बजरे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो स्लाइम मोल्ड है जो स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड्स दो तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक वो है जो आम हालात है। आम हालात का मतलब है फ्रूटफुल हालात, यानी फ्रूटफुल हालात है, यानी सारी चीजें मुनासिब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी जो हालात है वो है नामुवाफिक हालात। नामुवाफिक हालात मतलब डेंजरस कंडीशन, यानी ऐसी हालत जहां पर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह की दो हालात है। तो जब वो फ्रूटफुल हालात में होंगे, आम हालात में होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो मजमुए की शक्ल में रहेंगे, एक जगह जमा रहेंगे। लेकिन जैसी नामुवाफिक हालात आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। और बिखर कर ये आगे क्या बनाएंगे? उनको कहा जाता है बजरे। बजरे का मतलब क्या होता है? स्पोर्स। बजरे का मतलब क्या होते हैं? वो क्या बनाएंगे आगे चल के? स्पोर्स। और अगर मजमुई हालात में अगर होते हैं, जमा के हालात में होते हैं, तो वो बनाते हैं प्लाज्मोडेम। क्या बनाते हैं वो? प्लाज्मोडेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको याद रखना है। बजरों की दीवार, जो बजरों की दीवार होती है, बजरों की दीवारें हकीकी होती है। जो बजरों की जो वॉल्स होती है वो मजबूत होती है। हकीकी का मतलब क्या होता है? मजबूत होती है। इनके अंदर शदीद क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। और इनके अंदर क्या होती है? शदीद क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी वो उनके ऊपर अगर कोई केमिकल छिड़क दो, उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा, उनके ऊपर पानी का, सूरज का कुछ असर नहीं होगा, वो जिंदा रहेंगे। तो बजरों की जो दीवारें होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, हकीकी होती है। और उसकी वजह से वो क्या होते हैं? वो बचते हैं किसी भी हालात में। शदीद हालात में उनको क्या मिलती है? मुदाफ़ियत। और खराब हालात में सालों वो क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। तो यही वॉल की मजबूती की वजह से वो कई दिनों तक क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। बजरों के बिखराव की दोष पर होता है। बसरों का जो बिखराव है किसके ऊपर होता है? हवा के दोष पर, यानी उनका जो फैलना है, वो जो स्प्रेड हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो जाने का अमल है, ये जाने का अमल किसकी वजह से हो रहा है? किसके दम पर हो रहा है? दोष का मतलब दम पर। तो किसके दम पर हो रहा है? हवा के दम पर, हवा के दोष पर। तो जितनी ज्यादा हवा होंगी उतने दूर तक वो चले जाएंगे, जितनी स्लो हवा होंगी उतने करीब तक वो जाएंगे। तो इस तरह से तो स्लाइम मोड्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि एक तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं। इनकी जो जिंदगी होती है वो सड़ी गली चीजों को खाकर होती है। ये नामियाती अज्जा को इस्तेमाल करते हैं, उनको गैर नामियाती अज्जा में तब्दील करते हैं, उनको निगल लेते हैं, और इस तरह से वो दो हालात में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आम हालात में वो मजमुए की शक्ल में होते हैं, और नामुवाफिक हालात में वो स्पोर्स की शक्ल में होते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नाउ एक और जो ग्रुप है उसको कहा था प्रोटोजोआंस। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का एक और ग्रुप है जिसको कहा जाता है प्रोटोजोआंस। अब ये प्रोटोजोआंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कान खोल के इसलिए भी सुनिए क्योंकि ये आगे आपको और भी ज्यादा स्टडी करना है। तमाम प्रोटोजोस, जितने भी प्रोटोजोआंस है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। जितने भी प्रोटोजोआन है वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स मतलब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी ग़िज़ा के लिए ये क्या करते हैं? दूसरों पर मुनहसिर है। ये क्या होते हैं? दूसरों पर मुनहसिर है, यानी अब इनको अगर अपनी ग़िज़ा चाहिए तो किसी और का ही क्या करेंगे? शिकार करेंगे। और शिकारी या तुफेलिए, यानी शिकारी या तुफेलिए, तुफेलिए मतलब ये किसी और की बॉडी में जाकर रहते हैं, किसी और जगह जाकर रहते हैं अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए। तो एक तो ये हेटेरोट्रॉफ्स है, अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाएंगे, किसी बल्कि बनी बनाए ग़िज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, शिकारी या तुफेलिए की हैसियत से ये क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। ये जानवरों के पुराने रिश्तेदार समझे जाते हैं, यानी इनके बीच में, जानदारों के बीच में बहुत पुराना रिलेशन है। इनको 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है। तो प्रोटोजोआन को 4 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ। कौन कौन सा है? एक है अमीबानुमा, एक ग्रुप कौन सा है? अमीबानुमा। दूसरे हदीयेदार,
दूसरे कौन से है हदीदार, तीसरा है सिलियादार, उनके ऊपर क्या होंगे सिलिया, और चौथा है स्पोरोजोआस, चौथा कौन सा है स्पोरोजोआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि यहाँ पर जो प्रोटोजोआन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप होते हैं, फिर प्रोटोजोआन या तो शिकारी होंगे या फिर तुफेली होंगे, यानी किसी और के बॉडी में जाके रहने की जिंदगी गुजारने की ये कोशिश करेंगे ना। जितने भी प्रोटोजोआन है उनमें सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं वो अमीबा नुआ। अमीबा नुआ जो प्रोटोजोआन है ये उज़ुए मीठे पानी, समंदरी पानी या मरबूत मिट्टी में रहते हैं। ये कहाँ पर होते हैं समंदरी पानी में, यानी मीठे पानी में होंगे, समुद्री पानी में और मरबूत मिट्टी में ये पाए जाते हैं। ये अपने छोटे पैर यानी सीडोपोडिया, छोटे पैर की वजह से इसको क्या बुलाता है सीडोपोडिया, यानी पैर है या नहीं है, सीडो मतलब गलत, पोडिया तो सीडोपोडिया यानी मतलब छोटे छोटे उनके क्या होते हैं पैर होते हैं, और इन छोटे छोटे पैरों के जरिए क्या करते हैं शिकार करते हैं और अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं हासिल करते हैं। और इसकी बेसिक एग्जांपल जो छोटी एग्जांपल है वो क्या है अमीबा। समंदरी अनवा यानी जो समंदरी जानदार है की सतह पर सिलिका के खौल होते हैं। ये जो जानदार है इसके सिलिका के खौल होते हैं, इनमें से कुछ जैसे एंटामीबा तुफेलिया होते हैं, कुछ में कौन से होते हैं एंटामीबा तुफेलिया, एंटोमोबिया है ना, आप बार बार सुनेंगे ये एंटोमोबिया, एंटोमोबिया नाम का ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि अमीबा, अमीबा नुमा प्रोटोजोआ, जो अमीबा की तरह दिखाई देने वाले प्रोटोजोआ। इसी तरह से हदीयेदार प्रोटोजोआस, इस ग्रुप के जितने भी मेम्ब्रान हैं या आजादाना या तुफेली, आजादाना मतलब या तो पानी में रहेंगे या फिर किसी के अंदर किसी के जिस्म यानी मछली के जिस्म में रहेंगे या फिर कोई इंसान है उसके जिस्म में चले जाएंगे। तो इस तरह से इनमें फ्लाजेला होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। तुफेली अनवा बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हदीयेदार प्रोटोजोआन होते हैं उसमें भी जो तुफेली होते हैं जो किसी और जानदार के अंदर जाके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी वजह से बीमारियां होती है, जैसे स्लीपिंग बीमारी, जैसे कौन सी बीमारी है स्लीपिंग बीमारी। इसके एग्जांपल है ट्राइपोनोजोमा, इसकी एग्जांपल क्या है ट्राइपोनोजोमा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये बीमारियां पैदा करते हैं। फिर सीलियादार प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है सीलिया होती है। ये कैसे होते हैं, ये आबी और हजारों सीलिया इनके ऊपर क्या होते हैं मौजूद होते हैं। तो एक तो ये पानी में होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, और हजारों सीलिया मौजूद है। हजारों सीलिया मौजूद होने की वजह से ही क्या होते हैं बड़े मुतहर्रिक होते हैं, यानी ये जानदार कैसे होते हैं बड़े मुतहर्रिक होते हैं। इनके अंदर एक कहफा यानी गुलेट्स, इनके अंदर क्या होती है गुलेट होती है, कहफा होती है, जो खलवी सतह के बाहर खुलते हैं। जो कहाँ पर खुलती है खलवी सतह यानी सेल के बाहर खुलती है। सीलियाई खतार की हरकत में जो सीलिया है उनके, यानी इस तरह से एक के बाद जितने भी सीलिया उनके बॉडी पर होंगे, तो ये क्या है सीलिया, तो सीलिया खतार की हरकत में रब्त होने की वजह से पानी में, यानी ये जितने भी ये सब एक साथ मूवमेंट करेंगे, तो सीलिया खतार जितनी भी है उनके हरकत में रब्त होने की यानी रिलेशन होने की वजह से, को रिलेशन होने की वजह से पानी में मौजूद ग़िज़ा खींचकर गुलेट में दाखिल हो जाती है। यानी ये क्या करते हैं, ये जो सीलिया है इस सीलिया के मूवमेंट के जरिए वो क्या करते हैं अपनी ग़िज़ा तक, यानी गुलेट, यानी अपन अगर हम गुलेट कंसीडर करना चाहते हैं जिस तरह से हमारा हलक है, यानी मुंह है और मुंह के बाद क्या है हमारा हलक है, तो इसी तरह से ये गुलेट होती है जिसके जरिए क्या करेंगे उस सीलिया के जरिए वो क्या करेंगे किसी भी फूड को लेकर आएंगे और अंदर मुंह के अंदर वो चला गया। मिसाल पैरामीशियम, इसकी मिसाल क्या है पैरामीशियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत डिटेल स्टडीज आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा है उसमें जो प्रोटोजोआन्स है उसमें अमीबा नुमा भी है, उसमें हदीयेदार भी है, उसमें सीलियादार प्रोटोजोआन्स भी मौजूद है। नाउ स्पोरोजोआन्स, स्पोरोजोआन्स ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में वो नू शामिल है, यानी कौन सी नू शामिल है जिनकी दौरे हयात में वबाई बसरे पाए जाते हैं, यानी इसमें वो शामिल है जिनकी वजह से बीमारियां फैलती है, यानी इनके पास कौन सी सलाहियत है बीमारियां फैलाने की सलाहियत। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है ये स्पोरोजोआन। अब इसकी स्पोरोजोआन की बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स है। सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम वो है मलेरिया, मलेरिया के तुफेलिए,
सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा है? वो मलेरिया वाला है, जिससे मलेरिया नाम की बीमारी पाई जाती है। मलेरिया के प्लाज्मा ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, प्लाज्मोडियम वेवेक्स। ये जो प्लाज्मोडियम है, इन प्लाज्मोडियम के लिए मच्छर आता है। मच्छर, हम बोलते हैं ना मच्छर की वजह से मलेरिया, मच्छर की वजह से मलेरिया नहीं होता। मच्छर की वजह से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। मच्छर सिर्फ वेक्टर है, मच्छर सिर्फ एक जरिया है जो उस प्लाज्मोडियम को पानी से लाकर हमारे जिस्म में ऐड करता है। इसलिए हमको बार बार आप देखिए टीवी पे चैनल के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए बोला जाता है कि घर के ऊपर, अगर घर के ऊपर कूड़ा करकट है या घर के ऊपर भंगार जमा है, घर के ऊपर टायर्स जमा है, या घर के ऊपर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से पानी जम जाता है, तो वो मत रखिए। क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर प्लाज्मोडियम पैदा होंगे और उन प्लाज्मोडियम को मच्छर, क्योंकि मच्छर जाएगा वहां पर, मच्छर की ग्रोथ होती है, मच्छर को खाने के लिए वहां से मिलता है। जब मच्छर वहां से अपने न्यूट्रिएंट हासिल करेगा तो साथ में वो क्या ले लेगा उसके अंदर? प्लाज्मोडियम। फिर वो खून पीने के लिए आपके बॉडी पर आएगा, और जब वो अपनी बॉडी पे अटैक करेगा तो अब जब वो ब्लड सक कर रहा है तो साइमल्टेनियसली क्या चला जाता है? प्लाज्मोडियम। ये पूरी लंबी साइकिल है, हम इसको किसी और लेक्चर में भी पढ़ेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट जो मेरे को यहाँ समझाना है वो कि ये जो स्पोरोजोआंस है, स्पोरोजोआंस यानी कहाँ पर पैदा हो रहे हैं? ये पानी, सड़े हुए रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। इसलिए हमको इस्लाम ने यही सिखाया कि सफाई आधा ईमान है, कि हमारे अतराफ में, घर के अतराफ में सफाई करते रहे। सफाई का मतलब यही होता है कि कूड़ा करकट कचरा ना होने दे, घर में बार बार सफाई करते रहे, है ना। ये सारी चीजें हमको पहले से ही सिखाई गई है ताकि हम इस तरह की बीमारियों से बच सके। ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी वजह से क्या होती है? मलेरिया की बीमारी होती है, और इंसानों की आबादी पर देर का असर मुरतब करती है, यानी बहुत दिनों तक इनकी वजह से क्या होंगे? आपके ऊपर असरात होंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। मेरी एक और गुजारिश है कि अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। कुछ बच्चे इस वीडियो को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें मैं कोई जोक नहीं बोल सकता, कोई बहुत हा नहीं कर सकता, ताकि आपका अट्रैक्शन बना रहे। ये बहुत सुलझे हुए टॉपिक्स है, इसको समझने की जरूरत है। ये कोई इंटरटेन के टॉपिक नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ समझने के लिए, इनको नॉलेज गेन करने के हिसाब से ही आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों के लेक्चर समझ में आएगा। यहाँ पर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक रहेगा किंगडम फंजाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।